देख भाई देख, मार्केट में ना दो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा ही चलते हैं। एक है गूगल का अपना एंड्रॉइड और दूसरा है एप्पल का आईओएस। तो जो गूगल भैया है उनने भी रिसेंटली अपना एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया था जिसका नाम है एंड्रॉइड 11। लेकिन वहां पर एप्पल ने भी अपना iOS 14 लॉन्च कर दिया। तो आज के जो टेक भाई टेक एपिसोड है उसमें बात करने वाले हैं ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं एक दूसरे से कितनी इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा लेते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको जुदा करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एक नया एपिसोड टेक भाई टेक का और मेरे साथ हैं कुणाल, नंदू और निमिष। तो सबसे पहले सवाल तो दिमाग में यही उठता है कि आज थोड़े दिन पहले ही अभी एंड्रॉइड ने अपना लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया था एंड्रॉइड 11 और अब iOS 14 भी आ चुका है। आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या क्या है सिमिलैरिटी? तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। निमिष, आपको क्या लगता है? संदीप, दोनों अब एक स्टेज आ गई है कि बेसिक फंक्शनैलिटी दोनों में जो है वो काफी एक दूसरे जैसी है। आपका आपका वैसा ही इंटरफेस है, आप टच इंटरफेस है, आइकन्स हैं, आइकन्स दबाइए ऐप्स लॉन्च हो जाएंगे। अब तो iOS में विजेट्स भी आ गए हैं और कई फंक्शनैलिटीज जो एंड्रॉयड में होती थी, मल्टीटास्किंग, नोटिफिकेशन बार इत्यादि, वो आपका iOS में आ गया है। हाँ, iOS की एक चीज़ है जो अभी तक एंड्रॉयड में आई नहीं है और एक क्या दो तीन गुण है। एक तो ये बात है कि हम सब हैं, हमारे पास iOS और एंड्रॉयड की डिवाइसेस हैं और मैं इस बात पे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि iOS डिवाइसेस जो सारी हैं वो iOS 14 पे पहुंच गई होंगी और एंड्रॉयड डिवाइसेस जो हम सब के पास हैं उनमें से एक भी एंड्रॉयड पे नहीं पहुंची, एंड्रॉयड 11 पे नहीं पहुंची होगी। इस पे मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। बिल्कुल। नंदू, आपको क्या लगता है? आप शर्त लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल शर्त लगाने को तैयार हूँ। और मतलब मैं तो इनफैक्ट सरप्राइज हो गया, 11 भी आ गया है। सो सो अभी मेरे पास क्या 4 या 5 एंड्रॉइड डिवाइस है और लिटरली 500 के 500 डिफरेंट ओएस वर्जन पे है। राइट, सो वो एक ये जो फ्रैगमेंटेशन हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंड्रॉइड का। राइट, कि और मतलब और ये सबके लिए प्रॉब्लम है। जैसे अगर अगर मैं एक ऐप डेवलपर हूँ तो मैं किसके लिए बनाऊं? मुझे 7 से लेके 11 तक बनाना पड़ेगा या 5 से लेके 11 तक बनाना पड़ेगा और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए बनाना पड़ेगा। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन रहता है हमेशा एंड्रॉइड के पास, एंड्रॉइड के साथ। सो आई थिंक वहां पे इट बिकम्स मच मोर इजी। कुछ कुछ होता है एक महीने के अंदर तो ऑलमोस्ट 100% मतलब अपडेट हो जाता है iOS डिवाइसेस। 100% ना ही हो जाए बट इन द 90s तो पहुंच ही जाता है। और एंड्रॉइड का कोई वर्जन नहीं होगा शायद जो 50-60% से ऊपर होगा मार्केट शेयर का। आई विल बी सरप्राइज बिकॉज मैंने अभी भी शायद अभी रिसेंटली मेरी मदर का फोन देखा, उसमें पता नहीं कौन सी वर्जन है, हनीकॉम्ब या कुछ है शायद। राइट। कुणाल, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी मुसीबत जो एंड्रॉइड के लिए है वो है फ्रेगमेंटेशन और वही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एप्पल का भी, उनके पास इतना टेंशन नहीं है लाइफ में। आई थिंक अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं कि iOS में ऑलमोस्ट नहीं है। जैसा कि नंदू ने बोला 90% तो नहीं पहुंच जाता है एक महीने में, बट हाँ लाइक 50% से ऊपर हो जाते हैं उसके स्टार्ट से एक महीने में। एंड जो कि एंड्रॉइड साइड में लाइक 50% किसी वर्जन का नहीं होता है, उसकी लाइफ टाइम में भी नहीं होता है, क्योंकि लाइक और नए वर्जन आते रहते हैं, उनका शेयर उसमें से लेते रहते हैं। एंड इससे डेवलपर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छा ठीक है, अगर लाइक आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अच्छा ठीक है अगर हम सब लोग अलग अलग वर्जन पे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये है कि हर नए वर्जन में अलग फीचर्स आते हैं, तो जब डेवलपर्स उस फीचर्स उन वर्जन्स के लिए नए फीचर्स डिजाइन कर रहे हैं या सोच रहे हैं हम अपनी ऐप में क्या डालते हैं, तो जिसको एपीआई बोलते हैं, वो क्या टारगेट कर सकते हैं या क्या फीचर्स उस हिसाब से ला सकते हैं। तो अगर उनको अलग अलग वर्जन अलग अलग ओएस वर्जन के लिए अलग अपने ऐप के वर्जन मेंटेन करने पड़ते हैं, अलग एफर्ट उनके लिए मेंटेन डालना पड़ता है, तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो सही नहीं रहता है। एंड अगर आप ओईएम के या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको भी उतने ही ओएस वर्जन सपोर्ट करने पड़ते हैं, उतने सिक्योरिटी अपडेट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर उनके भी मार्केट में अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, तो उनको अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग सॉफ्टवेयर मेंटेन करना पड़ता है, तो उनके लिए भी एफर्ट उतना इंक्रीज हो रहा है और अल्टीमेटली ये सब प्राइस में भी दिखता है। लाइक उनके लिए अगर एफर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली कस्टमर को ही पास ऑन करेंगे।
यहाँ पर कुणाल ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर दिया है कि बहुत सारे ओईएम हैं जो मतलब ओईएम हैंडसेट ब्रांड्स जो कि एंड्रॉइड पे जिनके फोन बेस होते हैं, पर वो लोग है ना जो उस पर एंड्रॉइड होता है उसको नए कपड़े पहना देते हैं, नया डिजाइन दे देते हैं और अपना बना लेते हैं। इससे जो एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है वो आपको लगता है कहीं पर भी हैम्पर होता है लोगों के लिए? नो, हैम्पर तो होता है, इसीलिए तो लोग मतलब प्योर एंड्रॉइड के पीछे भागते हैं, प्लेन वैनिला प्योर एंड्रॉइड जो भी है। और उसमें और वो एक्सपीरियंस काफी बहुत हद तक डिफरेंट होता है। मतलब मुझे तो एक ऐसा भी वर्जन याद है, कुछ साल पहले की बात है, शायद माइक्रोमैक्स का एक फोन था जिसमें मतलब एक जगह पे रथ है, मतलब एक जगह पे कोलोसियम का पिक्चर है, को रोम थीम चला दिया उस पे। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कौन सा फोन है, बहुत साल पहले की बात है। तो उसमें मैं कैमरा ढूंढ रहा हूँ, मेरे को 15 मिनट लग रहा है कैमरा ढूंढने में, और मैं एक एक ऐप के नीचे जाके पढ़ रहा हूँ कि ये क्या है। राइट, इतना हाई लेवल स्किलिंग तक किया है लोगों ने। राइट, तो वो एक ये होता है ना कि आप जैसे हम लोग कहते हैं होटल में एक स्टैंडर्ड रूम वाला कॉन्सेप्ट होता है। राइट, वो स्टैंडर्ड रूम क्यों होता है कि स्टैंडर्ड रूम में आप आंख बंद करके भी दरवाजा खोल के लेफ्ट साइड में हाथ लगाओगे तो आपको पता है कि वहां पे बाथरूम का स्विच होगा, है ना, की वो की डालने वाला जगह एक ही जगह पे होगा। राइट, तो वो एक फील होना चाहिए जो एंड्रॉइड में आपको नहीं मिल पाता है। हम लोग जैसे टीडब्ल्यूएस के बारे में बात कर रहे थे, अब टीडब्ल्यूएस में पैर करने वाला ये हर डिवाइस में लिटरली डिफरेंट है। किसी में आपको 2 बार दबाना पड़ता है, किसी में लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, किसी में 3 बार दबाना पड़ता है। कितने याद है? ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम ओनली फॉर रिव्यूअर्स, हम ही 2 से ज्यादा डिवाइस यूज करते हैं। बट अगर देखो, अगर आप फोन से फोन मूव कर रहे हो तो आपके लिए एक इम्पैक्ट एक मसल मेमोरी के साथ फाइट करना पड़ता है आपको। तो वो आई थिंक काफी हद तक अभी सॉल्व हो गया है, मोर और लेस। जैसे आप वन प्लस देखो, वन प्लस का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो मोर और लेस प्योर एंड्रॉइड पे ही बेस्ड है। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम। आई थिंक थोड़ा सा मुझे जो लगता है गूगल ने पीछे से डंडा लगाया है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा लाइन पे आ जाओ सर। निमिष, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम कहते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन अगर मार्केट के आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो स्टॉक एंड्रॉइड पे बेस्ड जो मोबाइल्स हैं वो इतने से हैं, और जो बाकी फोन्स हैं जो अपने यूआई के साथ आते हैं उनका नंबर तो ऐसा लगता है कि समुंदर है। कहीं ज्यादा है, आप कहना चाहेंगे इस कहीं पे? ज्यादा है। देखिए, यहाँ तो जैसे कहा जाए, 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं कि लोग मैन्युफैक्चर स्टॉक एंड्रॉइड क्यों नहीं बनाते। एक तो मुझे लग रहा है कि गूगल ने जब एंड्रॉइड लॉन्च किया ही था शुरू 2009-2010 के आसपास में, तो उस समय उन्होंने एक चीज प्रमोट की थी, और वो ये प्रमोट किया था कि आप अपने फोन को बदल सकते हैं, किसी भी रूप में बदल परिवर्तित कर सकते हैं। तो गूगल खुद ने एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारी, लेकिन एक तरह से लोगों को बहुत ज्यादा लिबर्टी दे दी एंड्रॉइड के साथ। आपको याद होगा HTC का सेंस यूआई आता था, सैमसंग का टच यूआई आता था, मोटरोला का अपना यूआई आता था। स्टॉक एंड्रॉइड नाम की चीज हमने सुनी ही नहीं थी, स्टॉक एंड्रॉइड एक्चुअली अगर आप देखिए तो लोकप्रिय फिर हुआ 2014 के आसपास जब मोटो जी आया। उसके पहले लोग कहते ठीक है, एक एंड्रॉइड है जो नेक्सस पे आता है, उस समय पिक्सल नहीं था, नेक्सस पे आता है, वो एक तरह का एंड्रॉइड है, गूगल का अपना एंड्रॉइड है। स्टॉक एंड्रॉइड किसी और डिवाइस पे प्योर एंड्रॉइड, ये मोटरोला मोटो जी के साथ आया था 2014 में, तब ये बात शुरू हुई थी। लेकिन तब तक एक ऑडियंस को एक जिसे कहते हैं ना, नशा सा हो गया था, चस्का सा लग गया था कि हमें फीचर्स चाहिए। अब चाहे उसका इस्तेमाल करें या ना करें, वो सेल्फीज का ब्यूटी मोड की तरह है। 80% जनता इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन 20% जनता इस्तेमाल करती है। कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे जो काफी आगे निकल चुके थे अपनी यूआई, अपने स्किन को बना करके। सैमसंग ने जैसे गैलेक्सी नोट बना दिया, अब गैलेक्सी नोट पे आप स्टॉक एंड्रॉइड कैसे चलाइएगा? एस पेन को तो सपोर्ट ही नहीं करेगा उस तरीके से। एक और कॉम्प्लिकेशन जो आ गया था वो चीन की तरफ से आ गया था। चीन में गूगल बैन हो गया था, तो अब स्टॉक एंड्रॉइड के फोन लगाने का पॉइंट ही नहीं था। तो चीन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे आपके Xiaomi हैं, ओप्पो, वीवो इत्यादि, इनके बहुत एलाबोरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे, जिसमें चीन में तो ये बिना गूगल सर्विसेज के चलते थे और भारत में गूगल सर्विसेज के साथ चलते थे। तो एक तरीके से स्टॉक एंड्रॉइड है, अपनी जगह है और एक स्टैंडर्ड है, लेकिन वो चावल की तरह हो गया है, और गूगल आपको चावल दे रहा है और बहुत अच्छा चावल दे रहा है, और बाकी लोग कोई उसकी बिरयानी बना दे रहा है, कोई उसकी खीर बना दे रहा है, कोई कुछ बना दे रहा है। तो
खिचड़ी पक गई है। बिल्कुल। कुणाल, जो चावल गूगल ने हमें दिया है, जिसकी या तो हम बिरयानी बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गूगल ने जो किया है, ये स्टेप लिया है कि ओपन कर दिया अपने आप को लोगों के लिए कि आप कस्टमाइज करो, ये कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी मूव है या बुरी मूव है? आई थिंक ओवरऑल ऑन बैलेंस अगर बोला जाए तो अच्छी मूवी है, क्योंकि जितनी चॉइस हो, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये एंड्रॉइड में ओवरऑल अगर देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अपना एक्सपीरियंस चूज करने का मौका है। आप अगर आपको पूरा स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके पास पिक्सल जैसे फोन है, और अगर आपको हेवीली कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंसेस चाहिए जो वैल्यू ऐड करते हैं उसके बियॉन्ड, तो आपके पास मी यूआई एंड बाकी और स्किन्स भी हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर एक दो बातें जो हमने जो यहाँ पे करी नंदू ने और निमिष ने, उनके बारे में मैं बोलूं कि आज की तारीख में मैन्युफैक्चरर्स भी जो हैं, जो फोन बनाते हैं, वो भी इसको लाइक आई थिंक वो उन लोगों ने डेफिनेटली ये मान लिया है कि एक्सपीरियंस एक हमारे फोन से दूसरे फोन में बहुत वेरी करेगा, एंड उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इनफैक्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट कर लिया, वो उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, अगर हम अपने, ये हमारे लिए इंसेंटिव है कि अगर आज किसी ने Xiaomi का फोन खरीदा है और उसको आदत हो गई है इस फोन को इस्तेमाल करने के लिए, तो अगर हमारा एक्सपीरियंस दूसरे फोन से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो वो हमारे चांस है कि वो अगला फोन भी हमारे ही खरीदेगा। तो उसको उस हिसाब से भी लोग यूज कर रहे हैं। वेराज अगर आप दूसरे तरीके से बात करें, जो नंदू बोल रहे थे OEMs को डंडा गूगल दे रहा है, आई थिंक अगर आप, वो डंडा उतना नहीं है जितना वो फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं। अगर आज की तारीख में आप अगर आप उनकी टर्म्स को देखें तो वो काफी हेविली इंसेंटिवाइज करते हैं कि अगर आप 100% गूगल सर्विसेज को एम्ब्रेस करते हैं, अगर आप 100% गूगल एक्सपीरियंस ही ऑफर कर रहे हैं अपने डिवाइसेस में, तो आपको ज्यादा रेवेन्यू शेयर मिलता है, ना केवल सर्च से बल्कि और सब्सक्रिप्शंस जो यूजर लेते हैं प्ले स्टोर के थ्रू एंड ऑल दैट। तो उनकी जो टर्म्स OEMs के साथ हैं, जितना जो भी हम आजकल देख रहे हैं, काफी तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ OEMs आप देख रहे हैं वो और स्टॉक एंड्रॉइड की तरफ जा रहे हैं या गूगल सर्विसेज को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो हुआवे के साथ हुआ, कोई नहीं चाहता कि उनके साथ वो एक्सपीरियंस भी हो कि रातों रात ऑलमोस्ट हुआवे यूरोप में काफी नंबर 1 प्लेयर बन चुका था एंड्रॉइड का, एंड रातों रात तक गूगल कनेक्शन खत्म हुआ तो हुआवे का नामो निशान यहाँ से ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो वो एक तरीके का डंडा है कि कोई नहीं चाहता उनके साथ वैसा हो। एंड ऑन द फ्लिप साइड उनके पास ये इंसेंटिव है कि उनको फाइनेंशियल रेवेन्यू शेयरिंग के साथ, कि अगर आप हमारी सर्विसेज एम्ब्रेस करेंगे, अगर कल को कोई कस्टमर सब्सक्राइब करता है गूगल सर्विसेज को, हम आपको उसमें से इतना परसेंटेज रेवेन्यू शेयर भी देंगे। तो ये गूगल के लिए एक सॉर्ट ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट है OEMs के साथ। पैसा फेंक तमाशा देख। और यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि जो लोगों ने गूगल को एकदम अच्छे से गले लगा लिया कि यार हम तो स्टॉक एंड्रॉइड ही देने वाले हैं, वो आजकल निराश नहीं होंगे? एंड्रॉइड 11 का अनाउंसमेंट हो गया और पिक्सल डिवाइसेस वालों को बड़ी मुश्किल हो रही है, खासकर हिंदुस्तान में, कि हमारे पास अपडेट नहीं आ रहा। एंड्रॉइड इकोसिस्टम को जिसने गले लगाया था, मोटोरोला, नोकिया, उनने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है कि हमारे फोनों में ये एंड्रॉइड 11 कब आने वाला है। और यहाँ पर बाजी मार ली BBK की कंपनियों ने, ओप्पो और रियलमी। उनने कह दिया हम तो रेडी हैं, पहले दिन पे टेस्ट अब रेडी है, हम जल्दी रिलीज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, काफी रोचक डेवलपमेंट है एक तरीके से, क्योंकि आशा ये की गई थी कि नोकिया खास तौर से, क्योंकि अगर आप देखिए नोकिया एंड्रॉयड 1 इनिशिएटिव को अपने गले लगाया है। एंड्रॉयड 1 इनिशिएटिव एक ये था कि गूगल आपको फोन डिजाइन में मदद करेगा और आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने में आपकी मदद करेगा। तो नोकिया के सारे फोन्स लगभग जो है वो एंड्रॉयड 1 इनिशिएटिव के नीचे थे। मोटोरोला के कुछ फोन्स एंड्रॉयड 1 के नीचे है, साथ स्टॉक एंड्रॉयड रन करते हैं। तो ये बात थोड़ी सी अचरज की थी कि इनके फोन्स को शुरू की लिस्ट में क्यों नहीं दिया गया। नोकिया ने शायद स्टेटमेंट उसके बाद दिया है कि हम लोग अपना एंड्रॉयड 11 प्रोग्राम चला रहे हैं और जल्द शीघ्र ही एंड्रॉयड 11 आएगा हमारे फोन्स पर। और नोकिया का अपडेट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे, ऑफिशियल तौर पे, औपचारिक तौर पे इनका नाम तक न लिया जाना गूगल द्वारा, ये जरा अजीब था। शायद आप कहिए ऐसे मोमेंटम शिफ्ट है कि OnePlus जैसे ब्रांड को इतनी प्रोमिनेंस दी गई है। वैसे रोचक बात ये है संदीप, अगर देखा जाए कि OnePlus को एंड्रॉयड 11 अपडेट उस समय मिल रहा है जब OnePlus अपना जो ऑक्सीजन UI है उसको काफी बदल रहा है, स्टॉक एंड्रॉयड से काफी बदल रहा है। अभी उसकी बीटा चल रही है और कई लोग कह रहे हैं ये स्टॉक एंड्रॉयड कम और सैमसंग One UI जैसा ज्यादा लग रहा है। अब क्या
गूगल ने नंबर्स को देख के डिसीजन लिया है कि कौन जाए नोकिया और मोटोरोला में उसको वैसे नंबर्स नहीं मिल रहे हैं जैसे उनको शायद दूसरे ब्रांड से मिल रहे हों, या ये बस दिखाना चाहता है कि कई अलग ब्रांड्स को हम लोग दे सकते हैं। जैसे बीच में अगर आपको याद है 2014 के आसपास गूगल स्पेशल एडिशन फ्लैगशिप डिवाइसेस निकली थी। आई थिंक HTC की फ्लैगशिप थी और आपकी सैमसंग की फ्लैगशिप थी। जो फ्लैगशिप लेवल फोन्स थे उनमें स्टॉक एंड्रॉइड लगा के उन्होंने देने की कोशिश की थी अपडेट्स के साथ। तो शायद मुझे लग रहा है ये पॉपुलराइज करने की कोशिश है। कितनी आगे पहुंचेगी ये तो समय बताएगा। कुणाल, आपको क्या लगता है इस चीज से जो भी ब्रांड्स हमेशा स्टॉक एंड्रॉइड देते थे उनके पहली लिस्ट में नाम नहीं है, कंज्यूमर्स इससे निराश होंगे या एक्चुअल में उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है? आई थिंक अल्टीमेटली हमने देखा है पहले भी कि इस पहली लिस्ट में नाम होने के बावजूद बहुत से फोन होते हैं उन तक एंड्रॉइड टाइम से नहीं, लाइक अपडेट टाइम तक नहीं पहुंचता है। कि अर्ली एक्सेस एक अलग बात है और जब कंज्यूमर्स को मिलता है वो अलग बात है। तो आई मीन काफी एक सिंबॉलिक जेस्चर है जैसे निमिष ने बोला डेफिनेटली, बट आई थिंक अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को फाइनल वर्जन कब मिलता है ये काफी हद तक उस पर डिपेंड करेगा। एंड ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मार्केट में होता रहता है। कुछ लोग जैसा भी निमेश बोल रहे थे कि वन प्लस जो है वो थोड़ा स्टॉक एंड्रॉइड से थोड़ा दूर जा रहा है। उस लिहाज से मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा तो नहीं है, बट ओप्पो का जो एंड्रॉइड 11 अपडेट है वो थोड़ा ट्रिम डाउन कर रहा है और वो क्लोजर टू स्टॉक एंड्रॉइड जा रहा है। सैमसंग भी हमने देखा है काफी हद तक वन यूआई को काफी उन्होंने ब्लोटवेयर निकाल के क्लोज, आई मीन स्टॉक एंड्रॉइड तो डेफिनेटली नहीं कोई बोलेगा उसको, बट काफी ब्लोटवेयर उन्होंने हटाया एंड क्लोजर टू स्टैक एंड्रॉइड है। तो आई थिंक ये इतना उतार चढ़ाव और थोड़े चेंजेस तो मार्केट में लगे रहते हैं। और इस समय जब रियलमी और ओप्पो दोनों तैयारी कर रहे हैं लोगों को अपना एंड्रॉइड 11 वर्जन देने के लिए, रियलमी का थोड़ा सा टाइम है लेकिन ओप्पो का जो है हम यूज कर चुके हैं और देख के जो पहली नजर में लगता है वो गूगल की जो एक इंपॉर्टेंट चीज है प्राइवेसी और सिक्योरिटी, उस पर काफी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनके जो नया चेंजेस किए हैं वो इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप एज ए यूजर किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, क्या परमिशन देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं और वो परमिशन कब हटाई जाएंगी। तो ये थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज है। गूगल का जादू चल रहा है उन पे और वो लोग चेंजेस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर गूगल का जादू नहीं चल रहा है फिर भी वो चेंजेस कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ना तो यहां पर ये सवाल उठता है कि इस समय जो भी हम दोनों ओएस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर एक का अपना एक यूएसपी है और कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं। iOS में आपको कौन सी ऐसी चीजें लगती हैं जो एकदम यूनिक हैं और कंज्यूमर्स को काफी पसंद आई? आई थिंक आपने प्राइवेसी की बात की अभी, तो इधर भी मुझे लगता है प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज है। अब प्राइवेसी यहाँ पे एक काफी डिफरेंट लेयर्स में आता है कि आपके फोन्स पे जो एप्स है वो एक ऐप दूसरे ऐप को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आई थिंक दैट वो एक बहुत बड़ा चीज है। अभी iOS 14 में भी इतने सारे परमिशंस के भी इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि आपको कैमरा एक्सेस देना है, अभी के लिए देना है, फुल टाइम देना है। लेकिन वो जो कस्टमाइजेशन जो प्राइवेसी लेवल पे मिलता है यूजर्स को, और आई थिंक iOS यूजर्स को बिल्कुल एक केयरफ्री एटीट्यूड आ गया है कि उनको पता है कि बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उतना तो एप्पल संभाल लेगा, राइट। एंड्रॉइड पे थोड़ा सा वो टेंशन रहता है। जैसे वो सिंपल सी बात करें कि बहुत कम लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड्रॉइड फोन में डाला हो, और रेयरली कोई आपको ऐसे मिलेगा जो iOS यूजर है जिन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ना डाला, राइट। और ये पूरे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है एंड्रॉइड का मोनेटाइजेशन इंडिया जैसे मार्केट में कि हम भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि वो इंडिया में तो यार पे नहीं करेंगे लोग, बिकॉज 90% प्लस आपका एंड्रॉइड यूजर है और उन्होंने अपना मोबाइल इंफॉर्मेशन बैंकिंग इंफॉर्मेशन नहीं डाला है। तो वो जो वन टच पेमेंट है वो इजी नहीं है इंडिया में, जबकि iOS में आपको लगता है कि हायर रेट ऑफ मोनेटाइजेशन है, राइट। सो ये आई थिंक आल्सो कम्स फ्रॉम दैट ट्रस्ट, जो एक जो सिस्टम में जो ट्रस्ट है। iOS यूजर्स आई थिंक ट्रस्ट देयर ऑपरेटिंग सिस्टम मच मोर, और वो दैट इज कमिंग फ्रॉम years and years of the privacy security that Apple has provided. कुणाल, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम में क्या एक्स फैक्टर है? आई थिंक जो चॉइस है कंज्यूमर के पास, जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि आपको किस टाइप ऑफ, आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, आपको MIUI जैसे एडिशनल फीचर्स चाहिए, ऑक्सीजन OS चाहिए,
ये एक बहुत अच्छी, और चॉइस ऑफ हार्डवेयर भी है, चॉइस ऑफ कंपनी भी है, अगर आपको एक कंपनी पसंद है या नहीं पसंद है। whereas iOS, आई मीन आईफोन ऑब्वियसली सिर्फ एप्पल बनाता है, तो अगर आपको किसी वजह से नहीं पसंद है तो आपके पास कोई चारा नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखें iOS और एंड्रॉइड दोनों, अगर आप 10 साल पहले जाएं, जब ये रफली 10 साल, जब ये लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में नए आए थे और शुरू हो रहे थे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोनों एकदम डिफरेंट अप्रोचेस के साथ आज की तारीख में यहाँ पहुंचे हैं। लाइक इवन दो वो, जब अगर आप एप्पल को देखें तो एकदम क्लोज्ड एंड सिक्योरिटी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता था। आज की तारीख में भी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सिक्योरिटी फोकस्ड है, लेकिन काफी रिस्ट्रिक्शंस जो पहले होती थी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस जो कर सकती है नहीं कर सकती हैं, वो काफी एप्पल ने लिफ्ट कर दिए। एंड आज की तारीख में प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा ओपन है कंपेयर टू 10-11 साल पहले अगर आप बात करें। वेराज एंड्रॉइड की हम बात करें तो वो एक अलग अप्रोच से आया है। लाइक इनफैक्ट जब वो एंड्रॉइड फर्स्ट रिलीज हुआ था, नया प्ले स्टोर जब नया रिलीज हुआ था, ऑलमोस्ट लाइक जंगल राज था, जो कुछ भी चलता था, जिसको जो करना है कर लीजिए, वाइल्ड वेस्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और एंड उसने, गूगल ने और रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और प्राइवेसी फीचर्स लगाए हैं, एंड आज की तारीख में आई वुड से दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोर और लेस इक्वल हो गए। देयर इज कुछ फंडामेंटल डिफरेंस, कुछ अभी भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, बट मोर और लेस एकदम अलग जगहों से आए, उनके स्टार्टिंग पॉइंट एकदम अलग थे, बट आज की तारीख में वो जिसको बोलते हैं कन्वर्ज कर गए एट द सेम प्लेस। निमिष, आपसे ये नहीं पूछूंगा कि दोनों की खासियत क्या है या डिफरेंट क्या है, आपसे पूछूंगा तो दोनों के पास अपने अपने ऐप स्टोर है, दोनों के ऐप स्टोर में आपको बेहतर कौन सा ऐप स्टोर लगता है और क्यों? देखिए, दोनों का आप कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों की ऑडियंस जो है वो काफ़ी अलग है। जैसे कुणाल ने पॉइंट आउट किया था कि अगर हम देखें तो एंड्रॉयड ने एक तरीके से, एप्पल ने अगर स्मार्टफोन रेवोल्यूशन शुरू किया तो एंड्रॉयड ने उसे डेमोक्रेटाइज किया। एप्पल शुरू में आया तो था, लेकिन एप्पल के आईफोन हमेशा बहुत कम दाम के नहीं थे, उतने दामी भी नहीं थे जैसे कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शुरू से आईफोन का दाम बहुत ज़्यादा था। रोचक बात यह है, जब आईफोन आया था तो एक नोकिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और किसी ने कहा था, N96 लॉन्च हुआ था, किसी ने कहा था आपका N96 कोई क्यों खरीदेगा, आईफोन तो उससे कम पे मिल रहा है। तो उतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, लेकिन आईफोन हमेशा थोड़ा सा हाई एंड फोन रहा है, जबकि एंड्रॉयड का जो है वो उसका बेस ज्यादा चौड़ा रहा है। आपको 9-10 हजार रुपए में ठीक ठाक एंड्रॉयड फोन काफी समय से मिल रहा है। शायद LG Optimus 2 या Optimus 1 पहला था जो 10,000 के आसपास अच्छा एंड्रॉयड फोन लेके आया था। तो दोनों के ऐप स्टोर में ये चीज रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कुणाल ने फिर एक बार कहा था कि दोनों कंपनीज का अप्रोच काफी अलग रहा है। एप्पल का ज्यादा क्लोज रहा है, गूगल का थोड़ा खुला था शुरू में, अब थोड़ा सा क्लोज रहा है। लेकिन आमतौर पर अगर आप क्वालिटी एप्स देखिए तो आमतौर पे क्वालिटी एप्स एप्पल पे पहले आते हैं। अब इसे आप कहिए कि क्योंकि एप्पल का ऐप स्टोर बेहतर है या गूगल का प्ले स्टोर उतना अच्छा नहीं है, वो मानिए, लेकिन शायद सत्य इस बात का है जो हमने शुरुआत में बात की थी कि जो इंसान एप्पल के लिए ऐप बना रहा है उसे पता है एग्जैक्टली कैसी डिवाइसेस पे उसे बनाना है, रेजोल्यूशन कितना होगा, किस टाइप का प्रोसेसर होगा, शायद 10-12 डिवाइसेस के कंपैटिबल उसको अपना ऐप बनाना है। उल्टा जो एंड्रॉयड के लिए बना रहा है उसे 6-7 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को दिमाग में रखना होगा, उसे 15 तरह के स्क्रीन साइजेस, रेजोल्यूशंस को दिमाग में रखना होगा, अलग अलग तरह के प्रोसेसर्स को दिमाग में रखना होगा। तो उसके लिए एक ऐप बनाना ज्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाती है। आमतौर पे वही ऐप एंड्रॉयड पे पहले आते हैं जो एप्पल के साथ थोड़ा सा किसी बात पे उलझ जाते हैं, कोई प्राइवेसी इशू हो जाता है इत्यादि, तब बात होती है। वरना आमतौर पे अगर आप देखिए, अगर आपको वाकई ऐप्स का शौक है, तब इस समय पलड़ा एप्पल का भारी है, ऐप स्टोर का पलड़ा भारी है इस समय। एक चीज और है जो निमिष कह रहा था, उस पे अगर हम थोड़ा सा ये करें तो ROI भी आई थिंक एप्पल पे बेटर होता है डेवलपर्स का, बिकॉज एफर्ट कम है, और उसमें अगर जैसे आपका कोई भी पेड फीचर हो या इन ऐप परचेस हो, अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया, वो इमीडिएटली उस पे कन्वर्शन ज्यादा होता है। आप एंड्रॉइड के लिए आपको इतना मेहनत करना है और कोई गारंटी नहीं है कि कितना आपको पैसा मिलेगा। पैसा फिर आपको एड फंडेड मॉडल से सब आपको पैसा बनाना पड़ता है। दैट इज वो एक डिफरेंट ये है कि क्योंकि इतना स्केल है कि शायद आप वैसे पैसा बना लोगे, बट एक प्योरली पेड ऐप अगर है तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ दोज एप्स अभी भी एप्पल पे आता है पहले, या एप्पल पे ही रहता है। बहुत सारे अच्छे एप्स है जो आपको सिर्फ एप्पल के लिए मिलता है, बिकॉज वो सोचते ही नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए एंड्रॉइड में बनाना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और अब चलते चलते एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि एक अपडेट आ चुकी है कि एप्पल
23 तारीख को हिंदुस्तान में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर खोलेगा। तो सबसे पहले कुणाल से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुणाल, आप एप्पल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर यूज करते हैं स्वीडन में, और अगर यूज करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां? मैंने यहाँ पे स्वीडन में तो यूज नहीं किया, बट यूएस में मैंने यूज किया है। एंड कन्वीनियंस ये होती है कि ऑब्वियसली आई मीन ऑनलाइन शॉपिंग की या कन्वीनियंस की मुझे आज की तारीख में किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या कन्वीनियंस होता है। बट बियॉन्ड दैट अगर स्पेसिफिकली एप्पल की बात करें तो ऑनलाइन स्टोर का ये कन्वीनियंस होता है कि आपको सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगी। अगर आज की तारीख में भी आप Amazon, फ्लिपकार्ट, इवन दो भारत में बहुत पॉपुलर है, बट वो सारे एप्पल के प्रोडक्ट नहीं रखते। लेकिन खासकर अगर हम एक्सेसरीज की बात करें, एप्पल एक्चुअली लगता है कि हमें वो 20-25 प्रोडक्ट बनाता है, अगर आप एक्सेसरीज इंक्लूड कर लें तो लाइक उनके लाइक 100 में है, अगर 1000 नहीं तो बट कम से कम एक 700-800 प्रोडक्ट होंगे अगर सारे एसक्यू को आप गिने एक अलग प्रोडक्ट माने तो। एक अच्छी बात कंज्यूमर्स के लिए होगी कि वो सब उनको मिलेंगे। एंड दूसरी बात आई मीन ऑफ कोर्स जो कि एप्पल के अपने आप डायरेक्टली एप्पल से खरीदेंगे तो एप्पल जो बहुत सी अदर मार्केट्स में ऑप्शन जो देती है, आप उनको एनग्रेव कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जो चीजें आई थिंक एप्पल ने बात भी करी है कि इंडिया में भी अवेलेबल होंगी। तो आई थिंक ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल पाएगा लोगों को। प्राइसिंग एप्पल डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट्स आपको शायद उतने नहीं मिलेंगे, बट आई थिंक द फैक्ट कि सबको मिलेंगे ये प्रोडक्ट्स और ज्यादा पिन कोड्स में मिलेंगे और सारे एप्पल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है कंज्यूमर्स के लिए। सी आई थिंक ये एप्पल के लिए एक चैलेंज भी होगा इन वे कि देखो हमारे इंडिया के कस्टमर्स, स्पेशली ऑनलाइन कस्टमर्स, एक सर्टेन एक्सपीरियंस से यूज टू है। वो है कि जाओ खरीदो, कंपेयर करो, खरीदो और मतलब आपको मिलेगा। नाउ एप्पल का ऑनलाइन स्टोर एक्सपीरियंस भी थोड़ा एक डिफरेंट होगा। जैसे आपका एप्पल का ऑफलाइन स्टोर एक्सपीरियंस होता है बहुत ही डिफरेंट। आपको मतलब आपको कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी भी और ब्रांड स्टोर के साथ। और ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी मोरलेस वैसे होता है। लाइक अगर तो इंडिया में वो करेंगे कि अगर आप मैक खरीदोगे, आईपैड खरीदोगे या आईफोन खरीदेंगे तो आपको 30 मिनट सेशन मिल रहा है उनके साथ। आप जो आपको चाहिए वो पूछना है पूछ लीजिए, वो आपके लिए सेटअप करके दे देंगे पूरा डिवाइस, राइट। इस टाइप का एक्सपीरियंस आपको बहुत कम लोग ऑनलाइन, जैसे आप फ्लिपकार्ट से लेते हो, अमेजोन से लेते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये एक एक्सपीरियंस है एप्पल के पास, बट पहले उनको ये एक्सपीरियंस भी सेल करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन यूजर को ये पता नहीं है। एक कुणाल है या मैं हूँ, हम लोग थोड़ा सा बाहर एक्सपीरियंस किए हैं तो, बट यहाँ पे एक अवेयरनेस। सो एप्पल एक्चुअली पहली बार दुनिया में एक चीज कर रहा है। यूजुअली क्या होता है कि एप्पल स्टोर जस्ट लाइव होता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक हफ्ता पहले बोल दिया कि हम लाइव होने वाले हैं, और ये एक हफ्ता अवेयरनेस ड्राइव रहेगा उनका, राइट। आपको शायद यूट्यूब पे एड्स मिलेगा, आई डोंट नो कहाँ पे, बट इनका बहुत बड़ा मार्केटिंग पुश होने वाला है इस पे, ताकि लोगों को अवेयर करे कि उनके पास क्या क्या फीचर्स है, राइट। और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि देखो कुछ साल पहले, 10 साल पहले की बात है, एक ऑनलाइन स्टोर होता था बी स्टाइलिश करके, जो सिर्फ जूतों का सेल करता था। और बी स्टाइलिश के सीईओ से मैंने बात किया था तो उसने मुझे बोला था कि हमारे पास हाई एंड इटालियन शूज भी आते हैं। और आपको पता है बिकता कहाँ है? ये बिकता है टायर 3 टायर 4 में। क्योंकि टायर 3 टायर 4 में भी आप इंडिया में चले जाओ, बहुत ही अमीर लोग हैं, लेकिन उनके पास ये पैसा खर्च करने का कोई सीन नहीं होता। वहां पे कौन से शॉप में जाके आप इटालियन शू खरीदोगे? तो वो लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। अभी एप्पल के साथ भी ऐसा एक सिनेरियो है। आप जैसे आप Xiaomi की बात करोगे, आपको हर गांव में Xiaomi का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो, राइट। जैसे एक टाइम पे माइक्रोमैक्स के साथ था, सैमसंग के साथ भी था। एप्पल के पास नहीं है वो मसले, राइट। और ये एकदम से ओवरनाइट ये लोग इसको ऑन कर देंगे। लेट अस से कि आप तमिलनाडु में एक स्मॉल टाउन में बैठे हैं, लेट अस से कि एज रिमोट एज पॉसिबल नीलगिरीस में हो आप, 72 आवर्स में ये लोग प्रॉमिस करेंगे कि ब्लू डार्ट के थ्रू आपको डिलीवर कर देंगे, राइट। तो एकदम से मतलब ये एंटायर इंडिया को इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है एप्पल के हिसाब से। सो आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट इसका एक इम्पैक्ट होगा। एप्पल के नंबर्स को भी इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। देखो अभी एप्पल के पास प्राइस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, राइट। और इसमें ट्रेड इन भी है। आप देखिए आपका पुराना, लेटेस्ट है कि आपने 5 साल पहले आईफोन एसई खरीदा था पुराना वाला, तो आप नया वाला एसई खरीद सकते हो और इसको ट्रेड इन भी कर सकते हो पुराने वाले को, राइट। सो वो ये सब देख के आई थिंक थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट होगा मार्केट में। और आप एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पैंडेमिक के टाइम पे आप देख लीजिए कि कितने ब्रांड्स है जिन्होंने अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है, राइट। और जिनके था उसको अभी उसके बारे में अभी ज्यादा बात कर रहे हैं। पहले इंडिया में प्राइमरली Xiaomi का होता था, अभी सैमसंग भी इसके बारे में बहुत बात कर रहा है। इवन छोटे छोटे ब्रांड्स भी कह रहे हैं कि अभी आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे ले लीजिए, राइट। बिकॉज आई थिंक ये एक रियलिटी बन गया है।
और ये शायद जो हम ऑफलाइन स्टोर की बात है उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। चीज जो मैं, और आई थिंक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बहुत साल इंडिया में मिस किया है, जो अब कंज्यूमर्स इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। आप जब कोई मैक या इस पे खासकर कोई मैक लेंगे, तो आई थिंक ऑनलाइन स्टोर की वजह से उसको आप कस्टमाइज कर सकेंगे अपने हिसाब से, कि जैसे इंडिया में अभी तक बहुत से ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस थी या स्पेसिफिकेशंस थी, वो अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि एप्पल प्रीसेट एसक्यूज बेचता था कि इतने रैम, इतना ये सब। अब आप, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन खरीद सकेंगे तो एप्पल का फेमस कॉन्फ़िगरेटर आप यूज कर सकेंगे कि अच्छा मुझे इतनी बड़ी एसएसडी चाहिए, इतनी रैम चाहिए। ये सब अगेन जो समथिंग हमें अभी आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, जो हफ्ते भर में लोगों को मिल पाएगा। ये भी मैं बहुत साल तक मिस करता था, एंड मुझे खुशी है कि इंडिया में भी अभी अवेलेबल होगा। निमिष, अगर कोई कंज्यूमर को इतना सारे सर्विसेज नहीं चाहिए, कस्टमाइजेशन नहीं करना है, उसे आधे घंटे का सेशन नहीं चाहिए जहां पर उसको ज्ञान मिलेगा क्या यूज करना है, उसके दिमाग में खाली एक ही चीज है, मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, अच्छी डील चाहिए, एप्पल स्टोर उसके लिए सही जगह है या पुराना वाला मॉडल मार्केट में जाए बार्गेन करे वो ज्यादा अच्छा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो जैसे नंदगोपाल ने कहा था कि आपका जो एप्पल स्टोर की जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादातर, जैसे हम लोग कहते हैं, जो मैं ये नहीं हार्डकोर एप्पल फॉलोअर्स के नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग एप्पल की ब्रांडिंग से काफी परिचित हैं, जिन्होंने एप्पल प्रोडक्ट्स काफी खरीदे हैं, उनके साथ ये बात काफी जमेगी कि भाई हाँ, हमको जैसे कुणाल कह रहे थे, मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मैकबुक प्रो का, तो वैसा एग्जैक्टली मुझे मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। मुझे अपना रिटर्न करना है और एप्पल के डीलर को ही देना है, तो मैं रिटर्न वो स्वैप, फोन स्वैप्स आपके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कंज्यूमर के बारे में देखिए, जो वैल्यू फॉर मनी वाला कंज्यूमर है, तो वो मुझे लग रहा है वो ज्यादा एप्पल स्टोर के इस समय हमें पता नहीं है एप्पल क्या प्राइसेस लेके आएगा, क्या स्कीम्स लेके आएगा, हमको पता नहीं है। और ध्यान रखने की बात है कि भारत के लिए उन्होंने कई बार चौंका देने वाली चीजें की हैं। पहला आईपैड जब भारत में लॉन्च हुआ था तो 30,000 से कम पे हुआ था, मुझे याद है सब लोग चौंक गए थे कि भाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 40,000 के आसपास, 30,000 से कम पे आया था, और 30,000 से कम पे अभी तक है। चमत्कार देखिए। बट वो बात अलग है। तो अगर वैसा कुछ ना करे तो स्टैंडर्ड देखा जाए तो आपको डिस्काउंट जो मिलते हैं बाहर मिलते रहते हैं, ज्यादातर ई कॉमर्स साइट्स पे तो मिलते ही हैं, ज्यादातर स्टोर पे भी, एप्पल के रीसेलर स्टोर पे भी चले जाइए तो ऑफिशियली वो आपका फोन एक्सचेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहिए कि देखिए मुझे खरीदना है और मुझको उसके साथ एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी चाहिए और मुझको एक डिस्प्ले भी चाहिए, वो कवर भी चाहिए और कीबोर्ड भी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, तो ऐसी चीजें औपचारिक रूप उपलब्ध नहीं है। लेकिन अनौपचारिक सिस्टम जो है, ऐसे आप ग्रे मार्केट नहीं कहिएगा क्योंकि लेजिटिमेट है, वो प्रॉपर एप्पल रीसेलर आपको ऑफर कर रहा है, तो ये सब चीजें होती रहेंगी। और वो टारगेट, वो ऑडियंस एप्पल स्टोर के लिए नहीं है। एप्पल स्टोर के लिए तो वो ऑडियंस है कि हमें एप्पल पे विश्वास है, हमें एप्पल से लेना है और हमको पक्की चीज चाहिए। और जैसे अगर आपको जल्दी में चाहिए, श्योर डिलीवरी चाहिए, तब जरूर एप्पल स्टोर पे जाएंगे लोग। संदीप, एक चीज ये है, देखो एप्पल का एक बॉक्स प्राइस होता है और बॉक्स प्राइस पे बहुत रेयरली बिकता है, लेकिन सो लेट अस से फ्लिपकार्ट अगर एक चीज को 100 रुपए में बेच रहा है, तो एप्पल उसको 120 के बॉक्स प्राइस पे नहीं बेच सकता है। फिर तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही ये हो जाएगा, राइट। नाउ इसमें दो तीन चीजें, अब हो सकता है कि वो ऑनलाइन आपको हर जगह एक ही प्राइस मिले, राइट। वो उसमें उनको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि वो अपने ऑफलाइन प्राइसिंग से बहुत नीचे नहीं कर सकते उसको। तो ऑफलाइन ऑनलाइन प्राइस उनका सिमिलर होगा, जो आप जैसे आई वर्ल्ड हो गया या आई स्टोर हो गया, वहां पे जाके आपको जो मिलता है प्राइस, वो प्राइस के साथ मैच करेंगे। लेकिन आपको फायदा ये होगा, लेट अस से आप ट्रेड इन करते हो, तो जहां पे फ्लिपकार्ट आपको 3,500 रुपए दे रहा था, शायद एप्पल आपको 10,000 रुपए का ऑफर दे दे पुराने फोन पे, राइट। तब आपका ओवरऑल वैल्यू बढ़ गया, आपका ये इससे सस्ता हो गया, इसमें डिस्काउंटिंग भी नहीं है टेक्निकली। सो ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है, राइट। बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव तो होना पड़ेगा, अगर बिना कॉम्पिटिटिव है तो ये चलेगा नहीं है, स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट पे। कैशबैक ऑफर्स है फॉर इंस्टेंस, राइट। कैशबैक ऑफर्स अगर आप देखोगे तो डिवाइस मतलब एप्पल स्पेसिफिक होता है, एचडीएफसी के थ्रू या व्हाटएवर, तो उसमें आई स्टोर स्पेसिफिक कैशबैक ऑफर्स भी आप कर सकते हो। हर स्टोर में आप चले जाओ, कोई ना कोई कैशबैक ऑफर स्पेसिफिक होता है, राइट। कि या अमेजॉन पे के थ्रू आप पे करोगे तो आपको, तो वैसे ऑफर्स आप कर सकते हो, राइट। या आप कोई एक्सेसरी एक्स्ट्रा थ्रो, तो वैल्यू प्रोपोजिशन ये लोग इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट इवन एक्चुअली गिविंग अ डिस्काउंट। राइट। तो अभी तो फिलहाल अंदाजा ही लगा जा सकता है कि एप्पल क्या करेगा जब अपना स्टोर लॉन्च करेगा, और
क्या ऐसी कोई चीज करेगा जिससे सब लोग सरप्राइज हो जाए? तो इंतजार करना पड़ेगा 23 सितंबर का, जब पूरा खुलासा होगा। फिलहाल के लिए मुझे, नंदू को, कुणाल को, निमिष को दीजिए इजाजत, क्योंकि आज का टेक बाय टेक का एपिसोड हो गया है खत्म। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।